जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं सुरक्षा स्टेशन 139 आपके अपने चैनल पर। दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में बोली गई एक एक बात आपके हर एक डाउट को लगातार क्लियर करती जाएगी। तो साथियों इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और दोस्तों एक बात बता देना चाहता हूं कि आपके द्वारा इस चैनल पर अगर 100 कमेंट्स किए जाते हैं तो 100 में से 90 कमेंट्स सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट के डाउट के बारे में होते हैं। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी के 90% डाउट इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरे करने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों अगर मेरी मेहनत पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों और साथियों को भी शेयर कीजिएगा ताकि उनका डाउट अगर इस बारे में है तो उनका डाउट भी क्लियर हो सके। इससे मेरा मोटिवेशन भी हाई होगा। तो दोस्तों यह वीडियो भले ही थोड़ा लंबा हो जाता है, वीडियो को पूरा देख करके जाइएगा, क्योंकि दोस्तों मैंने देखा है कि जिस वीडियो में मैंने जिस टॉपिक को कवर किया होता है और जिस डाउट को मैं क्लियर कर रहा होता हूं उसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसी डाउट के बारे में बार बार कमेंट्स करके पूछे जाते हैं। तो साथियों आपसे एक निवेदन करता हूं कि पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपका उस टॉपिक के बारे में कोई डाउट रहता है तो मुझे कमेंट करके पूछेगा। तो दोस्तों आप जानते ही होंगे कि मैं रेलवे सुरक्षा बल में हूं और ड्यूटी करने के बाद आपको पता होगा कि अपना टाइम जो रहता है उसमें मैं आपके लिए कितनी मेहनत करता हूं। दोस्तों आपके लिए जो वीडियो में आज लेकर के आया हूं इसके बारे में प्रॉपर एनालिसिस करके गहन विश्लेषण करने के बाद आपके लिए इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं। आज मेरी नाइट ड्यूटी थी, उसमें मुझे जितना भी टाइम मिला मैंने आपके लिए उसमें गहन विश्लेषण किया। और अभी मैं नाइट ड्यूटी से आने के बाद अब जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तब सुबह के 11 बज चुके हैं। मैं अभी तक सोया नहीं हूं और आपके लिए विश्लेषण करने के बाद आपके हर एक टॉपिक को इस वीडियो में कवर करने के लिए आपके हर एक डाउट को इस वीडियो में पूरा क्लियर करने का प्रयास करूंगा। तो वीडियो पूरा देखिएगा। तो दोस्तों अब आपके डाउट के ऊपर विस्तृत चर्चा करने के लिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि कई सारे साथियों का एक डाउट आता है, बार बार आता है कि सर कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में कुछ बताइए, कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में कुछ बताइए। साथियों आपको बता देना चाहता हूं, आप में से कई सारे साथी द्वारा एक कमेंट किया गया कि सर इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ऐसा नहीं दिया गया है कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट आपकी क्लोजिंग डेट के 1 साल पहले तक का वैलिड होना चाहिए। दोस्तों मैंने 22 पेज के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के विस्तृत विश्लेषण करने के बाद इस वीडियो में आपको मैं जो बात बताने जा रहा हूं शायद उससे आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ऐसा बिल्कुल नहीं लिखा गया है कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वह आपके एप्लीकेशन के क्लोजिंग डेट के 1 साल से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। जी हां दोस्तों, उसमें लिखा गया है कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वह आपके एप्लीकेशन के क्लोजिंग डेट के पहले का होना चाहिए। अगर बाद का रहेगा तो वह मान्य नहीं किया जाएगा। जी हां दोस्तों, आपके एडमिट कार्ड में जो कि लिख करके आया है उसकी वजह से एक ज्यादा डाउट निकल के आ रहा है। आपके एडमिट कार्ड जो कि ई कॉल लेटर आपके लिए जारी किया गया है उसमें बताया गया है कि SC ST और OBC जो NCL कैटेगरी है उसका कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड डेट का होना चाहिए। और उसमें स्पेशल बात की गई है OBC के नॉन क्रीमी लेयर कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में। उसमें बताया गया है कि आपका जो OBC NCL का कास्ट सर्टिफिकेट है वह आपके एप्लीकेशन फॉर्म के क्लोजिंग डेट के 1 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि अगर आप SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। जी हां दोस्तों, अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट आपके एप्लीकेशन फॉर्म के क्लोजिंग डेट के पहले का है तो आपका वह बिल्कुल मान्य किया जाएगा, आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और दोस्तों एक और बात बता देना चाहता हूं, जैसा कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं यह आपके रेलवे फॉर्मेट में आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन था उसमें एनेक्सर 1, एनेक्सर 2 और एनेक्सर 3 करके 3 सर्टिफिकेट आपको रेलवे फॉर्मेट में दिए गए हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस फॉर्मेट में आप अगर नया बनवाते हैं तो आप नया बनवा कर भी रख लीजिए और आपका जो पुराना है जो कि आपने ऑनलाइन फॉर्म भरने के टाइम पर यूज किया था उसको भी साथ में लेकर जाइए। आप दोनों सर्टिफिकेट साथ में लेकर जाइए, आप एकदम सेफ रहेंगे। तो SC ST कैंडिडेट का डाउट क्लियर हुआ होगा कि आपको आपके कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में कोई चिंता नहीं करना है। आपका कास्ट सर्टिफिकेट आपके क्लोजिंग डेट के पहले का है, वह कितना भी पुराना हो इसमें ऐसा कोई नहीं बताया गया है। ना तो आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बताया गया था, ना ही आपके ई कॉल लेटर में इसके बारे में बात कही गई है। तो आपका डाउट मुझे लगता है कि क्लियर हुआ होगा। और अगर आपका डाउट क्लियर हुआ है और मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अगर आपको स्पष्ट रूप से समझ में आई है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करके बता दीजिए कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी या नहीं लगी। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं कि ओबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर है
आप में से कई सारे साथियों के जो डाउट है दोस्तों, मैं आगे इस वीडियो में आपको स्क्रीनशॉट के माध्यम से दिखाऊंगा। कुछ साथियों के कमेंट्स जो कि ज्यादातर साथियों द्वारा ऐसे ही इसी तरह के कमेंट्स किए गए हैं, तो उनमें से मैं कुछ रेंडमली छांट करके उनके कमेंट्स के स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा और उसके बारे में प्रॉपर आपको आगे ब्रीफ में स्पष्ट तरीके से विश्लेषण करने का पूरा प्रयास करूंगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल के माध्यम से आपको सटीक और स्पष्ट जानकारी लगातार दी जाती है। कोई भी गलत जानकारी, कोई भी अस्पष्ट जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मैं प्रदान नहीं करूंगा, ना तो करता था, ना करता हूं, ना कभी भविष्य में करूंगा। तो आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कुछ मेन पॉइंट्स की। दोस्तों मैंने अपने लैपटॉप में आपके कुछ डाउट के स्क्रीनशॉट्स लेकर के रखे हैं, मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखाऊंगा जिसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। उसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि इसमें क्या कहा गया है और आपके लिए इसका क्या सॉल्यूशन है। तो दोस्तों अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसमें आप देख सकते हैं, आपको स्पेशल इसमें बताया गया है कि आपका जो भी आप एज रिलैक्सेशन ले रहे हैं उसका जो भी रिलेवेंट सर्टिफिकेट है वह आपके पास, आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाते हैं तो ओरिजिनल जो आपका है वो इशू आपका कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा होना चाहिए, जो कि मैंने आपको अभी पहले दिखाए थे एनेक्सर 1, एनेक्सर 2 और एनेक्सर 3, जो कि आपका SC ST OBC NCL और EWS कैटेगरी के लिए जो आपका लेटर था उसमें जो आपको दिखाया गया है उस लेटर के हिसाब से इसमें बताया गया है कि वहां पर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा उसको इश्यू किया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो उस समय आपको अनरिजर्व कैटेगरी में काउंट कर लिया जाएगा, ऐसा इसमें स्पष्ट लिखा है। इसके साथ ही कई सारे साथियों का क्वेश्चन है कि मेरा जो फॉर्मेट बना हुआ है वह इंग्लिश में है या हिंदी में है, तो आप देख लीजिए इसमें लिखा हुआ है कि ऑल कैंडिडेट शुड बी आइदर इन इंग्लिश और इन हिंदी ओनली, यानी कि या तो इंग्लिश में हो या फिर हिंदी में हो तो चल जाएगा, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। इसके बाद दोस्तों अब जो आप स्क्रीन पर आपके देख रहे हैं इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक समुदाय श्रेणी की स्थिति को ही पात्रता के अनुसार आरक्षण और संबंधित लाभों के लिए माना जाएगा। इसके बाद की स्थिति के लिए किसी भी प्रकार का परिवर्तन स्वीकार्य नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका सर्टिफिकेट जो है वह आवेदन की तिथि के पहले का है, इसमें कहीं भी नहीं दिखाया गया है कि कितना पुराना है, तो आपके लिए वह मान्य किया जाएगा। लेकिन जब एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है कि OBC का जो 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, तो आप 1 वर्ष के अंदर का अगर आपका है तो उसे लेकर के जाइए। और दोस्तों अगर आपने उसके बाद बनाया है तो वह स्वीकार्य नहीं किया जाएगा। अगर पहले का है तो उस पर विचार करके उसको स्वीकार कर भी लिया जाएगा, क्योंकि इसमें स्पष्ट रूप से ऑफिशियल नोटिफिकेशन में नहीं दिया गया था कि कितना पुराना होना चाहिए। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपका यह डाउट क्लियर हुआ होगा और आगे इसके बारे में और विस्तृत चर्चा होगी, तो वीडियो को पूरा देखते रहिए। इसके साथ दोस्तों अब आगे जो मैं आपको बता रहा हूं इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि अगर आपने किसी भी कैटेगरी में रिजर्वेशन का लाभ लिया है और अगर आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहां पर प्रस्तुत नहीं करते हैं तो आपको अनारक्षित कैटेगरी में मान लिया जाएगा, यानी कि आप अनरिजर्व कैटेगरी में मान लिए जाएंगे। कई सारे साथियों का क्वेश्चन आता है कि क्या मेरा फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा या फिर मुझे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर कर दिया जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों, आपको बाहर नहीं किया जाएगा, आपको बल्कि अनरिजर्व कैटेगरी में जितने मार्क्स है उस मार्क्स के हिसाब से आपको मेरिट में नंबर लाना होगा और उसके हिसाब से आपको मेरिट बनने के बाद आपका सिलेक्शन होगा। तो आपको इसकी चिंता नहीं करनी है, आपको बाहर नहीं किया जाएगा, लेकिन आपको उस कैटेगरी के हिसाब से आपके जितने मार्क्स हैं वह लाने होंगे, उसके हिसाब से आपको फाइट करके मेरिट में नाम लाना होगा। दोस्तों जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, तो आप ये आपके एडमिट कार्ड में भी लिखा होगा, आप इसमें देखिए कि इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार के अंतर्गत रोजगार के लिए निर्धारित प्रारूप में जाति प्रमाण पत्र SC ST और OBC NCL अभ्यर्थियों के लिए है, जिसमें OBC प्रमाण पत्र रोजगार सूचना की समाप्ति की तिथि से 1 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों इसमें केवल OBC के लिए ऐसा बताया गया है, तो SC ST वाले कैंडिडेट जो भी हैं वह बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आपका जो भी आपका सर्टिफिकेट है जितना भी पुराना है आप उसे लेकर के जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इसके साथ ही दोस्तों इसी वीडियो में थोड़ा सा एक डाउट क्लियर कर देता हूं। आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी लिखा था, आपके एडमिट कार्ड में भी लिखा हुआ है, अगर आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट या फिर ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आपने जो भी डेटा भरा था, आपका नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, अगर उसमें कोई मिस्टेक हो जाती है तो आपको एक एफिडेविट बनवा कर लाना अनिवार्य होगा। अगर आप एफिडेविट बनवा कर लाते हैं तो उसे मान्य किया जा सकेगा। आपको आपके नाम की स्पेलिंग मिस्टेक है या फिर कोई भी मिस्टेक है जो आपके एडमिट कार्ड में होकर के आई है या फिर आपके ऑनलाइन फॉर्म में हो गई थी या फिर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से वो मिसमैच हो रही है क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म में आपने गलती कर दी थी, तो आपको उसके लिए आपका एफिडेविट बनवा कर लाना अनिवार्य होगा।
यह एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं इसी वीडियो में आपको दे रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स इसके बारे में लगातार क्वेश्चन करते रहते हैं। दोस्तों यह पार्ट बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि अब मैं वो कमेंट्स आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं जिस प्रकार के कमेंट्स ज्यादातर अभ्यर्थियों द्वारा चैनल पर बार बार कमेंट्स आते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। तो उन कमेंट्स में से मैं किसी भी एक रैंडम कमेंट्स को लेकर आया हूं, ताकि उस कमेंट के माध्यम से जितने भी अभ्यर्थियों के इस टाइप के डाउट थे वह क्लियर हो जाएंगे। तो आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। और दोस्तों अगर इसके बाद आपका कोई डाउट रह जाता है जो कि इससे संबंधित नहीं है, तो उसके बारे में आप कमेंट्स कीजिए, मैं उसका प्रॉपर रिप्लाई दूंगा। और साथियों एक और चीज बता देना चाहता हूं कि मैं थोड़ा सा बिजी रहता हूं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। इसके कारण आपके कमेंट्स के रिप्लाई करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाता है। आप विश्वास बनाए रखिए, मैं आपके कमेंट्स के सभी रिप्लाई अवश्य रूप से करूंगा। तो दोस्तों अब हम महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करते हैं। दोस्तों जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें एक जो भी आईडी का नाम है इन्होंने लिखा है कि सर मेरा ईडब्ल्यूएस लास्ट डेट के बाद का है, लेकिन जिस फाइनेंशियल ईयर का मांगा है उसका है, चल जाएगा क्या? तो मेरे साथी, आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर आप में से जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं उनका भी इस तरह का डाउट है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जब आपने फॉर्म भरा था उस फाइनेंशियल ईयर का है, या फिर अब जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने जाओगे तो उस फाइनेंशियल ईयर का भी आप उनको दिखाओगे तो वहां बिल्कुल मान्य किया जाएगा। साथियों आपको एक और चीज बता देता हूं कि आपका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वह यूआर कैटेगरी के लिए केवल केंद्र सरकार की भर्ती के लिए ही बनाया गया है। आप जो रेलवे में लगा रहे हैं वह केंद्र सरकार का होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस पर लिखा हुआ होना चाहिए। तो आपका डाउट मुझे लगता है कि क्लियर हुआ होगा। आपका अगर फाइनेंशियल ईयर का है तो आपको बिल्कुल मान्य किया जाएगा, आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, आप निश्चिंत होकर के जाइए। इसके साथ ही साथियों आपका एक और डाउट क्लियर कर देता हूं कि आप एक चीज नोटिस कीजिए, अगर आपने ओबीसी की कैटेगरी से फॉर्म भरा है, या तो आपने स्टेट का लगा दिया है, या फिर आपने फॉर्म भरते टाइम एनसीएल की जगह पर सीएल जो कि क्रीमी लेयर होता है उसको भर करके आवेदन कर दिया था। तो साथियों जब आपका नाम अभी जो फिजिकल के लिए आया है तो उसमें आप एक चीज नोटिस कीजिए, अगर आपका फिजिकल आप मेल कैंडिडेट है और आपका फिजिकल आप ओबीसी कैटेगरी से होने के बावजूद आपका फिजिकल अगर 13 नवंबर से लेकर 19 नवंबर के बीच अगर आपका फिजिकल डेट आया है, तो दोस्तों यह डेट जो है वह केवल जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आया था। तो दोस्तों अगर आप ओबीसी से होने के बावजूद आपने कुछ गलती की थी और आपने जो सर्टिफिकेट मांगा गया था, जिस फॉर्मेट में मांगा गया था, उस क्राइटेरिया को पूरा नहीं किया है, तो आपका फिजिकल डेट 13 नवंबर से 19 नवंबर के बीच आया है, तो आप ऑलरेडी जनरल में काउंट कर लिए गए हैं। आपको जनरल के हिसाब से अब मेरिट की लिस्ट में आना होगा। साथियों आप एक चीज नोटिस कीजिए, और अगर आपके साथ ऐसा हुआ है और आपने कुछ गलती की थी और आपका नाम इस 13 नवंबर से 19 नवंबर के बीच में आपका फिजिकल डेट आया है, तो आप कमेंट करके बताइएगा। इससे मुझे भी पता चल जाएगा, क्योंकि मैंने एक चीज यह नोटिस की है, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ऐसा हुआ है तो आप कमेंट कीजिए, मुझे इससे और भी अच्छे से डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें क्रिकेट वाला नाम से एक आईडी है। तो आपका क्वेश्चन है कि सर जब मैंने फॉर्म डाला था तब ओबीसी सर्टिफिकेट स्टेट वाला लगा दिया था, अब लेकिन मेरे पास सेंटर का भी है, तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी? तो क्रिकेट वाला जी, जिसकी भी आईडी है, आपका जो भी नाम है, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपने फॉर्म भरते समय स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट लगा दिया था, तो आपका, मुझे जहां तक उम्मीद है, आपका नाम अनरिजर्व कैटेगरी में ले लिया गया है। और आपका फिजिकल अगर 13 नवंबर से 19 नवंबर के बीच में है, तो आप कमेंट करके बताइए। अगर आपका फिजिकल इसके बीच में आया है तो आप मान लीजिए कि आपका जनरल कैटेगरी में काउंट कर लिया गया है, क्योंकि इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वह सेंट्रल लेवल का ही होना चाहिए। क्योंकि अब आपने स्टेट लेवल का लगा दिया है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, आपको जनरल कैटेगरी में मान लिया जाएगा और आपको ओबीसी कैटेगरी के कोटे का लाभ नहीं मिलेगा। आशा करता हूं कि आपका यह डाउट क्लियर हुआ होगा। इसके बाद दोस्तों जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें एक सचिन जहांगीर जी, इनका एक कमेंट आया था कि सर मैंने डोमिसाइल सर्टिफिकेट 2017 में बनवा लिया था, क्या यह चलेगा? तो सचिन जहांगीर जी आपको बता देना चाहता हूं कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट केवल एक बार बनता है, यानी कि निवास प्रमाण पत्र बार बार नहीं बदला जाता है। अगर आप उसी स्थान पर निवासरत है जहां पर आप पहले से जब आपने सर्टिफिकेट बनवाया था तब थे,
तो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट बिल्कुल मान्य किया जाएगा। और आप में से किसी भी साथीगण जिनका डोमिसाइल सर्टिफिकेट किसी अन्य डेट का है, तो आप इस बात से अपना भी डाउट रिलेट कर लीजिए। और आपको बता देना चाहता हूं कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका वैलिड माना जाएगा जब तक कि आपका निवास स्थान कोई परिवर्तित ना किया गया हो, तो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट यह बिल्कुल मान्य किया जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। इसके बाद आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनका नाम है अनुपम बर्मन जी। इनका क्वेश्चन है कि सर मैंने ओबीसी एनसीएल से बिलोंग करता हूं और फॉर्म डालने वाले ने मेरा फॉर्म ओबीसी सीएल से भर दिया था, तो उनने बताया कि मेरे मार्क्स इतने हैं, अगर मैं जनरल में आ जाता हूं तो मेरे मार्क्स 0.7 मार्क्स ज्यादा ही रह जाएंगे, क्या मैं डीवी में कैटेगरी में ओबीसी एनसीएल कर सकते हैं? अगर मैंने एफिडेविट लगवाया तो अगर ऐसा हुआ तो मैं ओबीसी कैटेगरी से इतने मार्क्स ऊपर हो जाऊंगा। और क्योंकि मेरे पास ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट फॉर्म अप्लाई डेट से पहले का है, तो जो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग है वह इस टाइप से इसमें बात कर रहे हैं। तो अनुपम बर्मन जी, आपको बता देना चाहता हूं कि आपने अगर ओबीसी सीएल कैटेगरी से फॉर्म भरते समय अप्लाई कर दिया था, चाहे वह आपकी गलती हो या फिर फॉर्म भरने वाले की गलती हो, तो रेलवे बोर्ड के अनुसार, नोटिफिकेशन के अनुसार आपको जनरल कैटेगरी में काउंट कर लिया गया है। आप ध्यान दीजिए, अगर आपका फिजिकल डेट 13 नवंबर से 19 नवंबर के बीच आ गई है, तो आप जनरल कैटेगरी में ऑलरेडी काउंट कर लिए गए हैं, क्योंकि आपने जो गलती की थी वह गलती फॉर्म भरने के बाद, जब सीबीटी एग्जाम के बाद आपका लिस्ट निकलता है, तो उसके थ्रू आपको वहां पर सेलेक्ट करके आपका उस हिसाब से फिजिकल डेट दिया जाता है। तो आपको एक और चीज बता देना चाहता हूं कि आप एक चीज कर सकते हैं, मैं इस वीडियो में जो बात बता रहा हूं वह अपने विश्लेषण के आधार पर बता रहा हूं, लेकिन आप एक काम कर सकते हैं कि आपके पास जो भी सर्टिफिकेट है, नया पुराना, वह सब साथ में लेकर के जाइए। आप जितने प्रूफ साथ में लेकर के जा सकते हैं, वह निर्भर उस बात पर करेगा कि वहां पर जो ऑफिशियल अधिकारी है वह क्या सोचता है। उनके पास इसको एलिजिबल करने के लिए कोई ऑप्शन रहता है तो वह इसको बिल्कुल करेंगे। तो आप अपने सभी डॉक्यूमेंट अपने हिसाब से, आपके पास पुराने नए जो भी हैं वह सब साथ में लेकर के जाइए। अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। दोस्तों, इसके बाद आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनका नाम है रवि शर्मा जी। इन्होंने लिखा है कि मैं ओबीसी में आता हूं, जबकि मेरा आरपीएफ में ओबीसी सीएल लिखा है और बाकी फॉर्म में ओबीसी एनसीएल लिखा है, जिसकी जानकारी मुझे नहीं पता, क्या होगा आप? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मुझे जहां तक लगता है आप यह पूछना चाह रहे हैं कि आपने जब फॉर्म भरा था तो आपने ओबीसी एनसीएल करके भरा था, लेकिन अगर आपका एडमिट कार्ड अब आया है तो उसमें जो कैटेगरी वाला सेक्शन है वहां पर ओबीसी सीएल लिख करके आया है, तो आपको क्या करना है? आपको कोई चिंता नहीं करना है। आपको इसके बारे में एक एफिडेविट बनवा करके ले जाना है, जिसमें आपको यह दिखाना होगा कि आपने फॉर्म सही भरा था, लेकिन एडमिट कार्ड में आपका गलत आया। और आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी आप साथ में लेकर के जाइए, वह एक प्रूफ रहेगा कि आपने फॉर्म भरते टाइम सही किया था, लेकिन रेलवे की तरफ से यह गलत होकर के आया है। अगर आपका इस तरह का डाउट है तो आपको एक ही सलाह रहेगी कि आप अपना एडमिट कार्ड के साथ में आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी लेकर के जाइए, वहां के अधिकारियों को दिखाइए, एफिडेविट भी बनवा करके ले जाइए। आप अपना काम सब कुछ पूरा करके रखिए, आपके साथ बिल्कुल ठीक होगा। मैं जहां तक उम्मीद करता हूं वहां का जो ऑफिशियल अधिकारी है, वहां का ऑफिशियल स्टाफ जो भी रहेगा, इसे मान्य बिल्कुल करेगा, आप निश्चिंत रहिए। इसके बाद जो अगला स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है शिव शंकर तिवारी जी द्वारा एक कमेंट किया गया है। इसमें इन्होंने बात की है कि आप ईडब्ल्यूएस पे एक प्रॉपर जानकारी वाली वीडियो बनाइए, जिसमें एसडीओ और डीएम तक के ईडब्ल्यूएस चलेगा या नहीं, या कैसा ईडब्ल्यूएस चाहिए। तो मेरे साथी, आपको बता देना चाहता हूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद आपने बात की है कि एसडीओ और डीएम तक के जो सर्टिफिकेट है वह मान्य हो गए या नहीं। तो आप, जैसा कि मैं इस नोटिफिकेशन में आपको बता रहा हूं, आप इसमें जो सबसे नीचे यह जो 4 पॉइंट दिए गए हैं, जिसको मैं हाईलाइट करके आपको बता रहा हूं, इसमें आप देख लीजिए कि आपका यहां पर लिखा हुआ है कि द अथॉरिटी कंपिटेंट टू इशू इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट आर इंडिकेट बिलो। यहां पर जितने भी नाम दिए गए हैं, अगर इनके द्वारा उसको ऑथोराइज्ड किया गया है, उसको इशू किया गया है, तो वहां बिल्कुल मान्य होगा। जिसमें पहले पॉइंट में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से लेकर के आप नीचे जब आते हैं तो इसमें सब डिविजनल ऑफिसर तक का एक जो कॉलम दिया गया है, यहां तक के जो कंपिटेंट अथॉरिटी है इसको इशू कर सकते हैं, वह बिल्कुल मान्य होगा। इसके साथ ही दोस्तों, एक सब्सक्राइबर द्वारा एक कमेंट आया था, उसका स्क्रीनशॉट में नहीं लगा पाया हूं। उसमें उन्होंने पूछा था कि सर, क्या आरओ लेवल तक का जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वह मान्य किया जाएगा? तो आपको बता देना चाहता हूं, आप जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो तीसरा पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है कि रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार। तो इसमें जो आरओ है उसमें तहसीलदार रैंक से नीचे तक का कोई भी कंपिटेंट अथॉरिटी नहीं होना चाहिए।
वह अगर इस सर्टिफिकेट को ऑथोराइज करता है, इश्यू करता है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। आशा करता हूं कि आपका यह डाउट भी मेरे द्वारा बताए गए इस विश्लेषण से बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप कमेंट करके बताइए आपको सब कुछ समझ में आया या नहीं। दोस्तों इसके बाद एक महत्वपूर्ण कमेंट आया है जिसमें कि आप स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, इसमें इनका नाम है अखिलेश जी। इनके द्वारा बताया गया है कि सर आरपीएफ एसआई में ओबीसी एनसीएल जिनके 1 ईयर से ज्यादा पुराना था और फॉर्म लास्ट डेट के बाद का था, तो टाइम दिया गया था कि अपने डिस्ट्रिक्ट में एसडीएम से उसी डेट का बनवाना था जो मांगते हैं। तो इस टॉपिक का डाउट क्लियर करो सर प्लीज, ऐसा इनके द्वारा एक रिक्वेस्ट किया गया था। तो दोस्तों इनके द्वारा एक चीज बताई गई है, अगर इन्होंने किसी सब इंस्पेक्टर का जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है उनसे जानकारी निकाली है तो यह बहुत अच्छी बात है अगर आपको वहां पर टाइम दिया जा रहा है। और इसमें बताया जा रहा है कि डिस्ट्रिक्ट के एसडीएम से, मतलब आप एसडीएम से जाकर के, आपके डिस्ट्रिक्ट का जो एसडीएम है उनसे जाकर आप अगर उसी डेट का आपका जो ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं तो वह मान्य किया जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो आप यह बिल्कुल प्रयास कर लीजिए, आपके पास अभी मौका है, आपको चिंता करने की अब बात नहीं है। आप जितने कमेंट्स करके जितनी बातें पूछते हैं उससे अच्छा है कि इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं तो आप उस कार्य को पूरा करने में लग जाइए। आप अपना एनसीएल सर्टिफिकेट जिस डेट का मांगा गया है, मतलब आवेदन की अंतिम तिथि के पहले वाला, तो उसको बनवा लीजिए। अगर बन जाता है, अगर पॉसिबल है तो आप बनवाने का पूरा प्रयास कीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इसके बाद दोस्तों आप एक जो कमेंट देख रहे हैं, जैसा कि मैं स्क्रीन पर लगाया हूं, इनका नाम है राम अवतार जी और इनके द्वारा पूछा गया है कि सर प्लीज मैंने आपके कमेंट्स रिप्लाई देखा तो मुझे लगा कि इस प्लेटफॉर्म पर मेरा डाउट क्लियर हो जाएगा, तो थैंक यू सो मच, आपने इस चैनल पर भरोसा किया। इसके बाद इनके द्वारा बताया जा रहा है कि सर मैंने अप्लाई टाइम सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट लगाया था जो कि 2019 का था और अब मेरा रिन्यू करवा लिया अब सितंबर 2025 का। अगर मैं डीयू में यह दोनों ले जाता हूं तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी, प्लीज रिप्लाई। तो राम अवतार जी आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं और आपका 2019 का सर्टिफिकेट है तो आप बिल्कुल लेकर के जाइए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। आप पुराना भी ले जाइए और नया भी ले जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और अगर आप ओबीसी एनसीएल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि 2019 का है तो आपके फॉर्म की लास्ट डेट के पहले का है, तो मुझे जहां तक लगता है अगर उसका वैलिडिटी है तो वह चल जाना चाहिए। और अगर नहीं चलता है और आपने सितंबर 2025 में बनाया है जो कि क्लोजिंग डेट के बाद का है, तो वहां के जो ऑफिशियल स्टाफ है उनके ऊपर निर्भर करेगा कि यह मान्य किया जाता है या नहीं। लेकिन अभी मैंने जो पीछे जो बातें बताई है, जो सॉल्यूशन दिए हैं, आप उनको पूरा करने का पूरा प्रयास कीजिए। अभी आपके पास प्रॉपर टाइम है, आपका सर्टिफिकेट 10 से 15 दिन के अंदर बनकर तैयार हो जाता है, तो आप प्रयास कीजिए, जो आप संभव हो वह करने का पूरा प्रयास कीजिए। दोस्तों इसके बाद एक फीमेल कैंडिडेट का कमेंट आया था, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इनके द्वारा पूछा गया था कि सर मैं एससी फीमेल यूपी से हूं, मेरा हैदराबाद सेंटर गया है, मुझे कास्ट सर्टिफिकेट में डाउट है। जब फॉर्म फिल हो रहा था तो मेरा इंग्लिश राइटिंग में स्टेट का ऑनलाइन हुआ था वही है और सेंट्रल का ऑफलाइन बनता है हमारा, तो वो 3 फरवरी 2025 का है, चल पाएगा या नहीं, प्लीज सर रिप्लाई बता दीजिए। तो अनु गेमर जी आपको बता देना चाहता हूं कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट था वह इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप एससी कैटेगरी से हो तो बहुत अच्छी बात है, आपका पुराना भी होता तो चल जाता, लेकिन आपने स्टेट का लगाया है तो मुझे जहां तक लगता है कि स्टेट का मान्य नहीं किया जाएगा, क्योंकि स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ था कि सेंट्रल का सर्टिफिकेट मान्य होगा। आपने स्टेट का लगाया है और आपका अभी नया बन गया है जो कि आप बता रही है कि आपने फरवरी 2025 का लगाया है, तो आपको बता देना चाहता हूं कि यह आपके एप्लीकेशन फॉर्म के क्लोजिंग डेट के बाद का है। तो मुझे जहां तक लगता है आपका जो पुराना सर्टिफिकेट जो स्टेट का है और अभी आप अगर एसडीएम का साइन करके आप उस डेट का बनवा सकती हो जो कि आपके क्लोजिंग डेट के पहले का है, अगर ऐसा संभव है तो वह बना करके ले जाइए और आपका जो नया बना हुआ है वहां भी ले जाइए, पुराना भी ले जाइए, आप सब साथ में लेकर के जाइए। ऑफिशियल स्टाफ उसको स्वीकार करता है या नहीं यह वहां जाकर के ही पता चलेगा। आप निश्चिंत रहिए, आप अपना फिजिकल पर ध्यान दीजिए और बिल्कुल आप जो संभव हो वह हर संभव प्रयास करके अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अपने डॉक्यूमेंट बनवा करके ले जाइए। आशा करता हूं आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। इसके बाद दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एक फीमेल कैंडिडेट है, इनका एक क्वेश्चन आया था, इनकी आईडी का नाम है वीरबाला जी और इनने पूछा है सर मेरे रजिस्ट्रेशन फॉर्म में ओबीसी में एनसीएल की जगह पर सीएल हो गया था गलती से, तो मैं एनसीएल में आती हूं और क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम होगा, प्लीज टेल मी। तो आपको बता देना चाहता हूं कि आपने अगर एनसीएल की जगह पर सीएल भर दिया था, वह गलती से हो चाहे कैसे भी हो,
तो आपको अनरिजर्व कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। आपको रिजेक्ट तो बिल्कुल नहीं किया जाएगा, लेकिन आपने जिस रिजर्वेशन के लिए आपका सर्टिफिकेट लगाया था वह अमान्य कर दिया जाएगा और आपको अनरिजर्व कैटेगरी में अब मेरिट लिस्ट में पास होना पड़ेगा। तो आशा करता हूं कि आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। इसके बाद जो डाउट आया है उसको आप ध्यान से पढ़िए। उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें कही है, जैसा कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। इनका नाम है पवन कुमार स्वामी जी। सर, ओबीसी का सर्टिफिकेट पुराना है तो इसके लिए एफिडेविट बनवाने पर कुछ हो सकता है क्या, और यूआर में ही काउंट करेंगे, और इस साल का न्यू कास्ट सर्टिफिकेट भी बनवाया हुआ है। सर, आरपीएफ के नोटिफिकेशन में तो यह नहीं मेंशन किया हुआ है कि फॉर्म क्लोजिंग डेट के 1 ईयर पहले का ही होना चाहिए। नोटिफिकेशन में तो यह है कि फॉर्म क्लोजिंग डेट के पहले का होना चाहिए, बाद का नहीं चलेगा। प्लीज रिप्लाई सर। तो पवन कुमार स्वामी जी, आपने बहुत अच्छा नोटिस किया। आपके द्वारा बताया गया कि नोटिफिकेशन में ऐसा बिल्कुल नहीं लिखा गया था। जैसा कि आपने बताया, मैंने नोटिफिकेशन को पूरा विस्तृत विश्लेषण करने के बाद आपको बता रहा हूं कि नोटिफिकेशन में आप जैसा बोल रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं लिखा गया है। आपके नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि आपके फॉर्म क्लोजिंग डेट के पहले का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, और उसमें ऐसा नहीं लिखा गया है कि 1 साल से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। जबकि आपके ई को लेटर जो आया है उसमें ओबीसी कैटेगरी में जो एनसीएल कैटेगरी है उसके लिए लिखा गया है कि आपका जो सर्टिफिकेट है वह 1 साल से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। तो आपका जो डाउट है मैं उसके लिए बता देना चाहता हूं कि अगर आपने 1 साल से अधिक पुराना भी लगा दिया है, चूंकि आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ऐसी एडवाइस नहीं दी गई थी और आपको बस एडमिट कार्ड में यह जानकारी दी गई है, तो आप वहां जाकर के संबंधित अधिकारियों को इसके बारे में बता सकते हैं। और आप अपना पुराना सर्टिफिकेट और आपने जो नया बनवाया है उसको भी लेकर के जाइएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और जैसा कि आप एफिडेविट की बात कर रहे हैं, अगर आप एफिडेविट बनवा करके ले जाते हैं तो और भी अच्छा विकल्प रहेगा। आपकी संभावना, मुझे लगता है इसे मान्य करने की संभावना और अधिक बढ़ जाएगी। और साथियों, एक चीज और बता देना चाहता हूं कि पहले दिन जब आपका फिजिकल एग्जाम हो जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो उसमें कई सारे साथीगण जिनका कि 13 नवंबर को फिजिकल है, आप इस चैनल पर आकर किसी भी वीडियो के कमेंट में जाकर के अपना अनुभव साझा जरूर कीजिएगा। और अगर आप मुझे बताना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइए, वहां पर इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दिया हूं, मुझे वहां पर फॉलो कीजिए और अपना मैसेज कीजिए। उसके माध्यम से मुझे 13 नवंबर को जिनका भी फिजिकल एग्जाम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, आप मुझे उसके बारे में पूरी जानकारी दीजिए, ताकि इस चैनल के माध्यम से आपके जो भी साथीगण इस चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं और जिनको जानकारी की अत्यंत आवश्यकता है, उनको मैं इसके माध्यम से संपूर्ण विस्तृत जानकारी साझा कर सकूं। अच्छे से विश्लेषण करने के बाद उनको सब कुछ डाउट क्लियर हो जाएंगे, तो उनके आगे की प्रोसेस में उनको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि इंस्टाग्राम आईडी पर आकर या फिर चैनल के कमेंट बॉक्स में जाकर आप सारी जानकारी साझा कीजिएगा। क्या क्या वहां पर मान्य किया जाता है, क्या मान्य नहीं किया जाता है, इसके बारे में भी बताइएगा। इसके बाद एक फीमेल कैंडिडेट का कमेंट आया है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इनका नाम है रसिका जी। तो सर, मैंने फॉर्म भरते टाइम ओबीसी सीएल भर दिया था, जैसा कि सभी का पीछे डाउट मैंने बताया था वैसा ही इनका डाउट है। और इसमें इन्होंने लास्ट में पूछा है कि क्या मुझे एनसीएल का फायदा मिल सकता है, और मैंने सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट नवंबर 2024 में बनवाया था, क्या वो चल जाएगा सर, प्लीज बता दीजिए। तो आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपने ओबीसी सीएल का सर्टिफिकेट लगा दिया है और एनसीएल का सर्टिफिकेट अगर आपने नवंबर 2024 में बनवाया है, जो कि क्लोजिंग डेट के बाद का है, तो वह बिल्कुल नहीं मान्य किया जाएगा। आपको अनरिजर्व कैटेगरी में ले लिया जाएगा और आपको उसी के हिसाब से मेरिट में नंबर लाना अनिवार्य होगा। और आप एक काम कर सकते हैं कि आप एफिडेविट बनवा करके आपका नया सर्टिफिकेट लेकर के जाइए, हो सकता है कि इसे मान्य किया जाए। जैसा कि मैं पीछे बता चुका हूं, उस प्रोसेस को आप फॉलो कीजिए और आशा करता हूं कि आपके डाउट का जवाब आपको मिल गया होगा। इसके बाद एक जो कमेंट आया है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें अजीत कुमार जी हैं। इनका क्वेश्चन है कि सर, मेरा ओबीसी सर्टिफिकेट 2022 का बना है या फिर जुलाई 2024 का है, तो जो कि क्रूशियल डेट के 2 मंथ बाद का है, मतलब जो जुलाई 2024 है, क्योंकि मई 2024 क्रूशियल डेट की अंतिम तिथि थी, तो 2 महीने बाद का है, तो एडमिट कार्ड में इंस्ट्रक्शन में क्रूशियल डेट के 1 ईयर के अंदर का होना चाहिए। तो सर क्या करें, हेल्प मी। तो अजीत कुमार जी, आपको बता देना चाहता हूं कि आपका जो पुराना सर्टिफिकेट है ओबीसी का, आप उसको लेकर जाइए और आपने जो नया बनवाया है इसे भी लेकर जाइए। आप दोनों लेकर जाइए, आप अपना हर संभव प्रयास कीजिए। वहां के ऑफिशियल स्टाफ उसे मान्य करेंगे या नहीं, यह पहले दिन जब 13 नवंबर को फिजिकल होगा उसके बाद पता चल जाएगा कि क्या वहां पर मान्य किया जा रहा है और क्या मान्य नहीं किया जा रहा है। तो आशा करता हूं कि आपका जवाब भी आपको मिल गया होगा। इसके बाद जो आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, इसमें इनका नाम है हरिओम पाटीदार जी। इन्होंने पूछा है कि भैया रिप्लाई कीजिएगा, मैंने फॉर्म भरते टाइम ओबीसी के क्रीमी लेयर हो गया था,
जबकि नॉन क्रीमी लेयर में मैं आता हूं और मेरे पास ओबीसी का सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट भी है और जो मैंने अपलोड किया था वह भी है, तो क्या मुझे अनरिजर्व कैटेगरी में डाल देंगे? इन्होंने बात की है कि उनके अनरिजर्व कैटेगरी में 1 नंबर ज्यादा है, जबकि उनके ओबीसी कैटेगरी में उनके 4 नंबर ज्यादा है, तो उनको क्या करना चाहिए? तो हरिओम पाटीदार जी, आपको बता देना चाहता हूं कि आपने जो मैं पीछे गलतियां बताया हूं उसी प्रकार की आपने भी गलती की है। आपने जो ओबीसी सीएल यानी कि क्रीमी लेयर से फॉर्म भरा था, तो आपको बहुत ज्यादा चांस है कि अनरिजर्व कैटेगरी में डाल दिया गया होगा। अगर आपका फिजिकल 13 नवंबर से 19 नवंबर के बीच में आ गया है तो पूरी उम्मीद है कि आप यूआर कैटेगरी में ही गिने गए हैं और आप अपना सर्टिफिकेट जो भी है आपके पास वह लेकर के जाइए। अब वहां का जो ऑफिशियल स्टाफ है उसे मान्य करेगा या नहीं करेगा, आप उसके बारे में अपनी प्रॉब्लम को बताइए। आशा करता हूं आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। इसके बाद जो आगे कमेंट देख रहे हैं, इसमें निरंजन कुमार जी का कमेंट आया है कि सर ओबीसी सर्टिफिकेट रेलवे फॉर्मेट पर बना के ले जाना है या जो सिंपल अपलोड किए थे उसी से हो जाएगा? तो आपको बता देना चाहता हूं कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो कि नीचे आपको एनेक्सर 1, 2 और 3 करके आपके जितने भी सर्टिफिकेट दिए हैं वह रेलवे फॉर्मेट के हैं। आप उनका कॉपी निकलवाइए, उस पर आपके एसटीएम और जो भी संबंधित अधिकारी है, ऑथोराइज्ड जो पर्सन है, उनके आप वहां पर सिग्नेचर सील लेकर के आपको उसी फॉर्मेट में लेकर के जाना है। तो आपको अगर रेलवे ने रेलवे फॉर्मेट दिया हुआ है तो आपको रेलवे फॉर्मेट में ही ले जाना अच्छा रहेगा, जो कि एक सुरक्षित विकल्प रहेगा। आशा करता हूं आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। तो दोस्तों वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई है और आशा करता हूं कि आपके बहुत से डाउट इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हुए होंगे। मैंने अपना 100% दिया है, इस वीडियो में समझाने का पूरा प्रयास किया है। आशा करता हूं कि आप में से ज्यादातर जो कमेंट थे उनके रिप्लाई आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल गए होंगे। और अगर आपका इससे अलग कुछ डाउट रह जाता है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है, उसमें अपना कमेंट कीजिए। आपको अगर इससे अलग कोई डाउट है तो उसके बारे में भी कमेंट कीजिए। दोस्तों मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा, जरूर देने का प्रयास करूंगा। और अगर आज इस वीडियो में जो आपको डाउट बताए हैं इससे संबंधित ही अगर आपके कोई डाउट रहेंगे तो मैं उसको लाइक कर दूंगा, उसको पढ़ लूंगा, लेकिन मैं आपका उसका रिप्लाई नहीं करूंगा, क्योंकि मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूं। आपको सिर्फ उसे सुनना है, उसे सिर्फ देखना है। आप अगर उसे देख नहीं पाते हैं तो उसे आप केवल सुन लीजिए, सुनने मात्र से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों मैं अगर इतनी मेहनत करके आपके लिए वीडियो बना सकता हूं तो आप क्या मेरे लिए उस वीडियो को इतना सा देख नहीं सकते हैं? तो आशा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हुए होंगे और इसके बाद हम मेडिकल पर भी चर्चा करेंगे। आपको रनिंग और फिजिकल के लिए आपको क्या क्या टिप्स अपनाना है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आप बहुत सारे जो कमेंट करते हैं कि कौन सी बुक पढ़ें, क्या ना पढ़ें, क्या पढ़ें, उसके बारे में प्रॉपर इस चैनल पर आगे चर्चा करने वाले हैं। तो चैनल से जुड़े रहिए, अपने साथियों को जोड़िए। इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आया अभी तक तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। मिलते हैं हम अगली जानकारी भरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।